नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर बिहार जुडिशरी। तो बिहार जुडिशरी का 2016 में आए हुए जीएस का पेपर का कर चुके हैं एनालिसिस। अब कर रहे हैं लॉ का पेपर का। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और यह आने वाले 155 सीट के लिए बिहार जुडिशरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 61 में देखते हैं, कहता है एक स्मॉल कंपनी का डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ अ स्मॉल कंपनी। तो सीधी सी बात है कि जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच है उसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी। और यहाँ थोड़ा घुमा के बोला कि स्मॉल कंपनी में बी वन हुज टर्नओवर एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, डिड नॉट एक्सीड 2 करोड़ ऑफ सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच कैन नॉट बी मोर देन 20 करोड़। मतलब 2 करोड़ से आप ये जान लीजिए कि 20 करोड़ के बीच जिसका टर्नओवर है उसको स्मॉल कंपनी कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। उसमें कहता है इनएक्टिव कंपनी किसको बोलते हैं। तो जो 2 साल से लास्ट 2 ईयर से, ईयर इसमें किससे चलता है, फिनेंशियल ईयर चलता है। सभी कुछ फिनेंशियल ईयर चलता है, बाकी जो पॉलिटिकल है जैसे हमारा दैनिक काम है वो तो जनवरी टू जनवरी चलता है। तो 2 फिनेंशियल ईयर से जिसने बिजनेस नहीं किया है, तो बिजनेस किया है नहीं किया कैसे पता चलेगा। तो जिसने टैक्स नहीं भरा 2 फिनेंशियल ईयर से, या जिसने 2 फिनेंशियल ईयर से एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, तो वो कहलाएंगे कि वो इनएक्टिव कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63, जो कहता है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो उसके लिए एक लिस्ट तैयार होगा, एक पैनल तैयार होगा और उस पैनल में से ही उनको सिलेक्ट करना है। और ये जो कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013 है उसमें यह प्रोविज़न किया गया है ताकि मैनिपुलेशन ना हो सके और इसमें कोई फ्रॉड ना हो सके उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी का दिशा और दशा तय करते हैं और उसमें फ्रॉड हो ना हो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका लैंग्वेज देखें तो द कंपनी एक्ट 2013 हैज़ प्रोवाइडेड दैट इन द लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड मीन्स शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी बीएसई और एनएसई या आप बोल सकते हैं सेबी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज मैंडेटरी। तो ये जरूरी है, ठीक है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द डाटा बैंक मेंटेन्ड फॉर दिस पर्पस। वो सेबी के पास रहेगा या बीएसई के पास रहेगा या एनएसई के पास रहेगा, उसके पास एक पैनल लिस्ट होता है, उसी से आपको डायरेक्टर का चॉइस करना है और फिर यहाँ पर आने के बाद वोटिंग होगा और उसको कंपनी का जो अदर डायरेक्टर हैं या एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग होगा, जो शेयर होल्डर हैं वो वोट करके उसको चुनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64, जिसमें बात होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या होता है, वह होता है कि कंपनी का टर्नओवर कुछ अमाउंट से अधिक है तो उसका वह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह लोगों के भले के लिए कुछ अमाउंट को, कुछ परसेंटेज को अपने इनकम का दान करे, अपने इनकम के कुछ परसेंटेज को गवर्नमेंट को दे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में उसका सहयोग हो। जो वो टैक्स दे रहा है 40% मान लीजिए जो टैक्स दे रहा है उसके अलावे। तो इसको देखते हैं इसका लैंग्वेज में क्या कहता है। इसका लैंग्वेज में कहता है द कंपनी एक्ट 2013 हैज डन ए ट्रेमेंडस जॉब by providing company social responsibility CSR as a mandatory activity. A company had to comply with mandatory CSR norm where the turnover of the company is 1000 crore or more। एक साल में 1000 करोड़ आपका टर्नओवर है INR में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने आमदनी का 8%, 10%, 6%, 4% गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उतना आप दान दीजिए या गरीब के दान दीजिए या कोई भी
इंस्टीट्यूट है उसमें दान दीजिए या गवर्नमेंट को दान दीजिए। आप 40% जो टैक्स दे रहे हैं उसके यह अलावा है, तो इसको बोलते हैं CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी का समाज के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यह क्वेश्चन नंबर 65 कहता नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो कंपनी का केस है तो कंपनी में जाएगा, है ना। आर्म फोर्स का केस है तो AFT आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा। और यदि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का कोई केस है तो स्टेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय के लिए ट्रिब्यूनल होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसमें जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा सुखोई 30 यहाँ उड़ता है, रनवे पास में ही है पुणे में, तो इसलिए इसका थोड़ा आवाज़ से डिस्टर्बेंस होता होगा, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी से संबंधित जो भी विवाद है तो वो नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल में जाएगा। और एक नेशनल लॉ कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि दिल्ली में है, तो उसके बारे में बोलता है कि उसका टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 11 होता है। क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज ट्विस्टेड है, देखते हैं। द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर, ठीक है, एंड टेक्निकल मेंबर। बहुत सारे उसमें इंजीनियरिंग के काम होते हैं, कंपनी है तो टेक्निकल मेंबर भी उसमें रहेंगे। जैसे AFT में एक रहेंगे आर्म फोर्सेज का ऑफिसर, कम से कम लेफ्टिनेंट एयर मार्शल रैंक का या मेजर जनरल रैंक का, और एक रहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज। तो इसी तरह से भी एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा। तो चेयरमैन इज वन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, वो चेयरमैन होगा, ठीक है। ये तो खुद ही बोल रहा है ये चीज़, अभी पूछता क्या है वो आगे है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन प्रोवाइडेड एज 11। तो मैक्सिमम नंबर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने होंगे, तो 11 होंगे। यह कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट में दिया हुआ है, या वहाँ भी दिया हुआ है, कंपनी लॉ में भी दिया हुआ। कंपनी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, अभी तो कंपनी लॉ में एक और अमेंडमेंट आने वाला है, नोटिफाई होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि A, B और C है, 3 व्यक्ति हैं, वो इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द पार्टनरशिप एट विल। द क्वेश्चन उठता है व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल। तो वो पार्टनर मतलब दो, कोई ऑफिस खोला, कोई दुकान खोला, कोई बिजनेस खोला छोटा मोटा, उसमें बोलते हैं कि एक आदमी का पैसा है नहीं उतने पास, इसलिए 3 आदमी मिल जाते, ABC 3 मिल गया, तीनों 33% लगाया और इक्वली पैसा लगाया, और तीनों का प्रॉफिट होगा इक्वल होगा, लॉस होगा इक्वल होगा, और देखभाल तीनों अपना 3-3 घंटा ड्यूटी करेगा। तो इसमें यदि पार्टनरशिप एट विल है तो बोले जब तक इच्छा करेगा तब तक ये पार्टनरशिप चलेगा, जब तक तीनों को इच्छा होगा कि चलो पार्टनरशिप अब ख़त्म करते हैं तो ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस ख़त्म होगा। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। दूसरा होता है कि पार्टनरशिप 2 साल के लिए लिख दिया गया पार्टनरशिप डीड में, तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगा, 2 साल चलेगा उसके बाद ख़त्म होगा। पार्टनरशिप मान लो डीड में लिख दिया गया 5 साल के लिए, तो वो 5 साल चलेगा स्थापना से, उसके बाद खत्म हुआ, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगा। आगे कहता है द पार्टनरशिप डीड, है ना, जो एग्रीमेंट है वो कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द डीड इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्टनरशिप एट विल। तो कौन सा अनकंसिस्टेंट है, तो पहला देखते हैं दैट देयर विल बी ऑप्शन फॉर ए सर्वाइविंग पार्टनर टू परचेज ए डिसीज्ड पार्टनर शेयर एट ए फिक्स्ड वैल्यूएशन। मान लो 3 पार्टनरशिप में एक का कोई मर गया, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो कैरी ऑन करेगा, और जो भी उसका हिस्सेदारी है वो आगे बढ़ाएगा, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो लेगा, जो भी लॉस है वो देगा, जो भी देनदारी के लिए बोला गया है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और प्रॉफिट भी लेगा। तो सही है ये। दूसरा कहता है दैट डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स इफ एनी शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। तो ये भी सही है,
डिस्प्यूट है तो मैक्सिमम आर्बिट्रेशन मतलब कोई भी वकील है उसके पास जाएंगे, कंपनी लॉ के जो जानकार है, और वो जो बताएगा तीनों को मानना है। ऐसा नहीं कि कोर्ट में चले जाएंगे, वो नहीं होगा तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसमें नहीं होगा तो अपीलेंट में जाएंगे, उसमें नहीं होगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे, उसमें नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह से डीड में लिखा उस तरह से जाएंगे। तो ये सही है, आर्बिट्रेशन में पहले जाया जाता है। उसके बाद कहता है दैट एवरी पार्टनर विल हैव ए पावर टू नॉमिनेट हिज सक्सेसर, कि प्रत्येक पार्टनर को अपने सक्सेसर को नॉमिनेट करने की पावर है। भाई वो अपने बेटा को देगा, पोता को देगा, वो सब दिन जिंदा थोड़े रहेगा। पार्टनरशिप एट विल है, जब तक चाहे तब तक हम लोग चलाना है। तो वो ये भी सही है। दूसरा बोलता है कि दैट इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप नोटिस ऑफ सर्टेन फिक्स्ड टाइम विल बी रिक्वायर्ड बिफोर ए रिटायरमेंट। तो कहता है कि एनी पार्टनर हटना चाहता है तो हट नहीं सकता ना, पूरा पार्टनरशिप ही खत्म करना पड़ेगा, है ना। नोटिस ऑफ सर्टेन फिक्स टाइम विल बी रिक्वायर्ड बिफोर रिटायरमेंट, रिटायर नहीं हो सकता, पूरा पार्टनरशिप खत्म होगा। फिर मान लो कि बाकी दो कैरी ऑन करना चाहते हैं तो फिर वो दोनों के बीच अलग से पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कंट्रैक्ट अलग से बनेगा, अलग से टर्म एंड कंडीशन रहेगा, वो दोनों का नाम रहेगा, इसका नाम का जिक्र नहीं रहेगा, इसका नाम हट जाएगा। तो पहले ये वाला ख़त्म करो, जिसका जिसका जितना पैसा है बांट लो, उसके बाद वो दोनों का होगा। इस तरह से होता है। तो ये तीसरा गलत है। ठीक है। कहता है कि मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में कोई कमर्शियल नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, 2-2 घंटे का ड्यूटी लगा रखा है। तो 2-2 घंटे का जो ड्यूटी लगा रखा है, तो ड्यूटी में क्या तीनों से फोन पर बार बार पूछेगा मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँ क्या? नहीं, वो अपना लिखा हुआ सब रहेगा एग्रीमेंट में, और वह अपना फुल पावर को इस्तेमाल करेगा। और इन केस ऑफ एनी प्रॉफिट तीनों में बढ़ जाएगा, इन केस ऑफ एनी लॉस तीनों में बढ़ जाएगा। मान लो एक दिन का ड्यूटी किया, एक सप्ताह का ड्यूटी बांटा है, ये जो भी एग्रीमेंट में वैसे किया है। एक महीना का है तो 1 महीना क्या उसको डिस्टर्ब करेगा? नहीं, ये अकेला ड्यूटी करेगा, पूरा पावर इस्तेमाल करा, पूरा अपना डिस्क्रिशनरी पावर से अपना ड्यूटी करेगा। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। एक चीज़ नहीं कर सकता है, कोई केस हो जाए तो अपने आप नहीं बोल सकता कि मैं तो हूँ और वो है, इसका भी नाम एडमिट करो। तब वो इंडिविजुअल बताएगा कि मैं इस केस में फंसना चाहता हूँ, नहीं फंसना चाहता हूँ। किसी पर केस करना है तो मैं उस पर केस करना चाहता हूँ, नहीं, कोर्ट की मामला है, केस की मामला है, तो तीनों अलग अलग आकर के बताएगा कि मैं इस पर केस करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल केस हो और तीनों का नाम इधर कंपनी के नाम से जोड़ दिया और कंपनी लड़ते रहो केस, पार्टनरशिप फॉर्म में लड़ते रहो केस, खर्चा देते रहो और वो बच गया। तो इसलिए केस के मामले को छोड़कर बाकी सारे डिसीजन ले सकते हैं। यही इसमें कहता है क्वेश्चन 67 में। कहता है, देखिए इसका लैंग्वेज अलग है थोड़ा। कहता है बाय इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या होता है? जो लिख के मैंने ऑथोरिटी दिया वो होता है एक्सप्रेस्ड ऑथोरिटी, बोल के दिया एक्सप्रेस्ड ऑथोरिटी। कोई पूछा कि सर मे आई कम इन, मैंने ऐसे कर दिया तो आ गया, तो वो क्या हुआ? इम्प्लाइड ऑथोरिटी। किसी ने कहा कि मैं 10 रुपया लेकर के जा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं बोला, तो हो गया इम्प्लाइड ऑथोरिटी। कोई नौकर आया झाड़ू देना शुरू किया, आप कुछ नहीं बोलो, तो डेली आता डेली झाड़ू देता, डेली क्या बोलना, तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी हो गया। मतलब यदि मौन सहमति है तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, लिख के दिए, बोल कर दिए, रिटर्न में है तो वो हो गया एक्सप्रेस्ड क्या ऑथोरिटी। तो बोलता है बाय इम्प्लाइड ऑथोरिटी ईच पार्टनर बाइंड्स ऑल अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट इन ऑल मैटर्स। करेगा ही, अरे मान लो 1 महीने की ड्यूटी पे है तो 1 महीने जो काम करेगा उसके लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। प्रॉफिट होगा तो मुझे तो चाहिए, और लॉस हो गया तो मुझे नहीं चाहिए। लॉस भी शेयर करना है, प्रॉफिट भी शेयर करना है। इन ऑल मैटर्स विच आर विद इन द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। ऑल पार्टनर्स विल बी बाइंड मीन्स बाय लॉस और प्रॉफिट बाय एक्ट ऑफ वन पार्टनर। जिसका ड्यूटी वो ड्यूटी करेगा, लेकिन सभी बाइंड होगा।
इन ए पार्टनरशिप ऑफ जनरल कमर्शियल नेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट विद इन द इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर, कौन सा है जो लागू नहीं होगा। कहता है कि मान लो कि 1 महीना एक पार्टनर ड्यूटी कर रहा है, तो दैट एवरी पार्टनर में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। भाई वही मान लो उसी नेचर का बिजनेस है जिसमें कि प्लेज करना है और सेल करना है वस्तु को, और उससे प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्शन करना है, उसको वस्तु को सेल करना है, या प्लेज करके हम अर्न कर रहे हैं पैसा, तो वो सभी पर लागू होगा। भाई जो भी आमदनी आएगा, जो भी लॉस होगा, सब पर लागू होगा। दूसरा कहता है दैट एवरी पार्टनर में एडमिट एनी लायबिलिटी इन ए सूट अगेंस्ट द फर्म। तो फर्म के ऊपर कोई केस कर दिया है, तो भाई फर्म के ऊपर केस है तो सबसे पूछ लो, सबसे साइन ले लो कि मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, तो तीनों पार्टी बनेगा अलग अलग, तीनों साइन देगा। क्यों? क्योंकि कहीं केस का और का यहाँ घुसेड़ न दो केस को, और इसमें मैं कंपनी पैसा देते रहेगी, फर्म पैसा देते रहेगी, आपका केस पर्सनल था, इसलिए केस के छोड़ दो ना, ये गलत है। ये कहता है दैट एवरी पार्टनर में सब एडमिट एनी लायबिलिटी इन ए सूट अगेंस्ट द फर्म। नहीं, मुझे बुलाओ, मैं पार्टी बनना चाहता हूँ कि नहीं, पहले केस देख लूँगा, उसके बाद बताऊँगा। उसके बाद तीसरा कहते हैं दैट एवरी पार्टनर में बोरो मनी ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। अब काम ही ऐसा है कि बोरो करना मनी, फिर कंपनी में डेली पैसा जमा करना बैंक में जा करके कंपनी के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में। पार्टनरशिप फर्म होता है, नाम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, तो काम ऐसा तो ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है दैट एवरी पार्टनर में इंगेज सर्वेंट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। हाँ यार, सर्वेंट तो डेली आएंगे जाएंगे, 10-20, आज 20 है, फिर 30, 40, 50 बढ़ते रहेंगे, तो ये तो करना पड़ेगा, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। वह कहता है दोस्तों कि ABC 3 पार्टनर है, जिसमें गलती से ए पार्टनर का एज 18 साल नहीं हुआ था। अब वो एडमिट हो गया, बिजनेस भी शुरू हो गया, तो अब क्या होगा? तो वो सारे प्रॉफिट तो लेंगे, सारे बेनिफिट कंपनी का लेगा, लेकिन कोई भी लॉस वो नहीं लेगा, लॉस वो नहीं सहेगा। तो क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वह 18 साल का हो गया, अब तो वो होगा, सारा लॉस भी लेगा, सारा बेनिफिट भी लेगा, तो नहीं। पार्टनरशिप एक्ट कहता है 18 साल होने के बाद भी 6 महीना बाद वो एडमिट होगा मेजर के रूप में। ये आपको ध्यान में देना है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन कहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसका देख लेते हैं। कहता है कि इफ ए पर्सन इज माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, it is claimed that his share in the firm partner is not liable to the firm's debt। डेट कर्ज देने के लिए, हानि सहने के लिए उसका शेयर नहीं लायबल होगा, तो सही है ना। ही कैन सू द पार्टनर टू शो द अकाउंट, तो ये भी सही है। इट इज क्लेम दैट, तो कौन सा गलत है बताना है। He can enjoy for some time the status of minority even after attaining the majority। तो ये तो है, लेकिन सम टाइम कब तक? तो वो सम टाइम मतलब 6 मंथ के तक, 18 साल का हो गया तो 18.5 साल तक वो एंजॉय करेगा, ठीक है। उसके बाद ही कैन सू द पार्टनर्स फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो फर्म का प्रॉफिट वो तो लेगा, लेकिन एंजॉय करेगा अप टू क्या, 18 साल होने के बाद 6 महीने बाद तक वो एंजॉय करेगा उसका। तो ये यहाँ पर कि ही कैन एंजॉय फॉर सम टाइम, तो सम टाइम मतलब कितना है, तो एग्जैक्ट नहीं है सेंटेंस, तो वह 6 महीने तक उसको एंजॉय करेगा माइनॉरिटी स्टेटस से। और ए माइनर कैन नॉट बी इम्पोज विथ एनी लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, वो बहुत ईजी है। बोलता है कि एक पार्टनर है और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वह उस कंपनी का या उस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं रहेगा। कब से? तो जब से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट। कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, मतलब क्या, हिज
लायबिलिटी इज मोर देन हिज एसेट्स, मतलब वो दिवालिया घोषित हो गया तो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं रहेगा, यही बोल रहा है। उसमें डिस्पेंसेशन डेट बोला कि कब से होगा, उसका डेट कब होगा, तो जिस तारीख से कोर्ट डिक्लेयर किया उस तारीख से वो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं रह गया। और दूसरा भी डेट दिया तो वो नहीं चलेगा। जैसे ए में दिया कि ऑन द डेट ऑन विच डिक्लेयर हिमसेल्फ एज इंस्टॉलमेंट, अरे आप अपने आप को इंस्टॉलमेंट नहीं डिक्लेयर करोगे। ऑन डेट विच एग्रीड बाय हिम विथ अदर पार्टनर डिक्लेयरिंग हिम सेल्फ एट, कोर्ट डिक्लेयर करता है तो आप पार्टनर कहाँ से आ गए इसमें। नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑन विच इंस्टॉलमेंट ऑफ पार्टनर इज एडवर्टाइज पब्लिकली बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, एडवर्टाइज तो कोर्ट करेगा उसके बाद ही करोगे ना, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। जिस डेट से कोर्ट डिक्लेयर किया उस डेट से, एडवर्टाइज आप 4 साल बाद करोगे तो 4 साल बाद वो इंस्टॉलमेंट होगा, और जब इंस्टॉलमेंट हो गया तो फिर वो माइनर के स्टेटस में आ जाएगा। प्रॉफिट तो ले सकता है लेकिन वो लॉस नहीं लेगा, इसलिए उसको जल्दी से मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया तो वो क्या, उसका क्या हो जाता है, वो पार्टनरशिप सीज टू बी पार्टनर इन द फर्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आकर के कोई देगा कि लो कंपनी के सारे सामान लो, मेरे को इतना पैसा दे दो, तो उससे आप पैसा वापस नहीं ले सकते, इसलिए वो सीज टू बी फर्म पार्टनर इन द फर्म होता है। देखिए कैसे कहता है, इसका लैंग्वेज देखिए, वेयर ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट ही सीज टू बी पार्टनर इन द फर्म ऑन द डेट या विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड बाय कोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस चला रहे हैं। उसमें क्या होता है कि सी एक स्लीपिंग पार्टनर है। व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर? तो वो पार्टनर जो बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगा, लॉस में हिस्सेदारी होगा, लेकिन एक्टिविटी में उसका हिस्सेदारी नहीं है। जिसका एक्टिविटी में हिस्सेदारी होगा वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं कहलाएगा। एक्टिविटी में हिस्सेदारी होने से क्या है कि सारे काम वो करेंगे और उसके बदले अलग से पैसा लेगा, वो अलग से बेनिफिट लेगा। तो सी का है स्लीपिंग पार्टनर है, और इट इज़ फाउंड दैट सी इज इन फिजिकल रिलेशनशिप या बोल सकते हैं एडल्ट्रस रिलेशनशिप विद द बीज वाइफ, बी के वाइफ के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप है। तो व्हाट ही विल बी द करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन? तो कहता है कि बी इंसिस्ट दैट द फर्म बी डिजॉल्व ऑन दिस ग्राउंड एंड एडवांसेज हिज एक्शन फॉर इट, मतलब बी के कहने पर ऑन द मूव ऑफ द बी फर्म को डिजॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ऐसे लोगों के साथ आगे तो बिजनेस नहीं किया जा सकता है, तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है। दूसरा आंसर में कहता है ये एडवाइजेड टू टर्मिनेट सी फ्रॉम द फर्म एंड इंसिस्ट बी टू कंटिन्यू फर्म्स बिजनेस। ऐसे नहीं होता है, एक भी टर्मिनेट नहीं हो सकता है, या तो पूरा पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व होगा, सभी टर्मिनेट हो जाएंगे, अपना प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो सब बढ़ जाएगा, असेट्स भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद सी कहता है सी रिगार्ड फॉर हिज एक्ट एंड इंसिस्टेड द कंपनी द फर्म्स लॉस इफ इंस्टेड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, है ना। सी बोलता है कि मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ और जो भी हानि हुआ उसको मैं बियर करता हूँ, और इसको फर्म को डिसॉल्व नहीं किया जाए, तो ऐसे भी नहीं होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है कि ये अपोजिट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि नहीं डिसॉल्व मत करो। इफ एनी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एज इट वाज नॉट फिट ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन एडवाइजेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एफ्रेश, तो ऐसा भी नहीं होता, ये भी गलत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम देखेंगे 71 क्वेश्चन से आगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। थैंक यू, बाय।